गांव में आदित्य नाम का एक व्यापारी रहा करता था। आदित्य के परिवार में उसकी पत्नी, बहन और उसके 2 सौतेले भाई रहा करते थे। एक दिन आदित्य अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, मुझे 500 मुद्राओं की आवश्यकता है। 500 स्वर्ण मुद्राओं की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई रुक्मणी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि ये स्वर्ण मुद्राएं तुम बिरजू और रतन के लिए ले रही हो? जब आप सब कुछ जानते ही है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? रुक्मणी की बात सुनकर आदित्य ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली रुक्मणी के हाथ में थमा दी। तभी वहाँ पर अशोक आ पहुँचा और आदित्य से बोला, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है भैया, आपको अपने खेतों में नहीं चलना? अशोक, मैं खेत में जाने के लिए ही निकल रहा था कि तभी तुम्हारी भाभी ने रोक लिया। चलो चलो चलते हैं। इतना बोलकर आदित्य अशोक के साथ घर से बाहर आ गया और बैलगाड़ी में बैठ गया। अशोक उस बैलगाड़ी को चलाते हुए खेतों तक ले गया। आदित्य बैलगाड़ी से उतरा ही था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और आदित्य से बोला, किसानों के तो भाग्य खुल गए कि आप स्वयं खेत में आकर पधारे हैं। ऐसा बोलकर मुझे अपमानित मत कीजिए मुखिया जी। किसी समय मैं भी एक किसानी हुआ करता था। तुम्हारे जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं आदित्य, जो इतना धनवान होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। उदाहरण के लिए अशोक को ही देख लो, वो तुम्हारा खून नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे अपने भाई की तरह रखते हो। मुखिया जी, अशोक 5 साल का था जब मुझे जंगल में रोता हुआ मिला था। मैंने उसके माता पिता को जंगल में बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मिले। अब आप ही बताइए कि मैं अशोक को जंगल में जानवरों के लिए छोड़ आता? नहीं मुखिया जी, नहीं। एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम की भावना ही हमें इंसान बनाती है। इतना बोलकर आदित्य आगे बढ़ गया। तभी मुखिया अशोक की ओर देखकर बोला, अशोक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मुखिया जी? तुम्हारे भैया से मेरी बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अपने सौतेले भाई पर जान छिड़कते हैं। वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो विश्वास करेंगे तो केवल तुम्हारी बात का। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? साफ साफ बताइए। अशोक, आदित्य का मेहनत से कमाया हुआ धन उसके दोनों सौतेले भाई दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है, आजकल आदित्य के दोनों भाई रतन और बिरजू केशव नगर राज्य के कोठे में जाने लगे हैं और वहाँ किसी नर्तकी के चक्कर में पड़ गए हैं। तुम ये बात आदित्य के कानों में डाल देना। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। शाम के समय अशोक और आदित्य एक कमरे में बैठा हुआ बात कर रहे थे कि बातों बातों में अशोक ने बोला, भैया, मुखिया जी रतन और बिरजू की शिकायत लेकर आए थे। बोल रहे थे कि वो आपका धन किसी नर्तकी पर लुटा रहे हैं। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। देखो अशोक, मेरे दोनों सौतेले भाइयों की करतूतें मुझसे छुपी नहीं हैं, परंतु मैं केवल इस वजह से चुप रहता हूँ कि मैंने उनकी माँ को वचन दिया था कि उनके जाने के बाद मैं उनका ख्याल सगे भाइयों की तरह रखूंगा। भैया, अगर आपके दोनों भाई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकना आपका कर्तव्य बनता है। मैं जानता हूँ अशोक, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बाद राधा का विवाह होने वाला है। विवाह के बाद मैं अपने दोनों भाइयों की खबर लूंगा और उन्हें अपने साथ व्यापार में लगाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वे दोनों सुधर जाएंगे। आदित्य और अशोक नहीं जानते थे कि उनके कमरे के बाहर रतन उनकी बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था। रतन तुरंत अपने भाई बिरजू के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, ये 2 कौड़ी का नौकर जिसे भैया जंगल से उठाकर लाए थे, हम दोनों के खिलाफ भैया को भड़का रहा है और भैया कह रहे हैं कि विवाह के बाद वो हम दोनों की खबर लेंगे। तुम चिंता मत करो रतन, आदित्य हमारा सगा भाई नहीं है, सौतेला भाई है। मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना है कि अगर वो सफल हो गई तो आदित्य की आधे से ज्यादा संपत्ति हम दोनों के पास आ जाएगी। फिर उसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा।